चलिए आज हम नागरिक शास्त्र विषय के बारे में पढ़ेंगे। बीएड वालों के लिए नागरिक शास्त्र टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं नियोजन नाम से एक विषय वस्तु है जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिक शास्त्र, उसमें उसका पाठ्यक्रम और उसका नियोजन कैसे किया जाता है। टीएच ग्रीन ने इसकी एक परिभाषा दी है कि इसको एक्सप्लेन किया है उन्होंने अपने एक सीमित शब्द में। सोशल गुड इज द रियल गुड ऑफ अ मैन एंड अ सिविक स्टडीज दैट। ये टीएच ग्रीन की परिभाषा है। हिंदी में हम इसका अर्थ इस प्रकार कह सकते हैं, सामाजिक हित ही प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ हित है वह नागरिक शास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है। ये जो शब्द दिए गए हैं वो टीएच ग्रीन ने इसको बहुत मिनिमम वर्ड में अपना एक्सप्लेन किया है कि नागरिक शास्त्र क्या है। तो चलिए नागरिक शास्त्र को परिभाषा से स्टार्ट करते हुए हम लोग लेते हैं। इसके बारे में एच डी गोल्ड के ने भी कुछ शब्द कहे हैं। नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आदतों, कार्यों तथा व्यक्तियों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा कोई स्त्री या पुरुष अपने दायित्वों दायित्वों की पूर्ति कर सके तथा एक राजनीतिक संप्रदाय का सदस्य होने का लाभ प्राप्त कर सके। ये जो शब्द थे ये एफ जी गोल्ड के अनुसार बोले गए थे। ये महान नागरिक शास्त्र या सामाजिक कर्ता रहे हैं जो समय समय पर अपने संवादों को इस तरह प्रेरित हेतु हमारे सामने रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम का क्या स्वरूप है और पाठ्यक्रम किस प्रकार नागरिक शास्त्र का कार्य करता है। तो पाठ्यक्रम को जानने से पहले हम पाठ्यक्रम के अर्थ को समझ लें कि पाठ्यक्रम जो शब्द है वो अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति, मैं वापस बोल रही हूँ कि पाठ्यक्रम जो है वो हिंदी अंग्रेजी भाषा शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कुरियर से है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इस प्रकार पाठ्यक्रम से आशय बालक के लिए उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे दौड़ते हुए वो शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये एक अर्थ है पाठ्यक्रम का मेन। अब पाठ्यक्रम की कई परिभाषाएं आपने देखी हैं, जैसे टीएच ग्रीन ने दी थी या एफजी गोल्ड ने दी थी जो पाठ्यक्रम को समझाना चाह रहे थे। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में उपयोग करते हैं। जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं, चाहे वो हमारे मुख्य उद्देश्य हों चाहे वो हमारे विशेष उद्देश्य हों, हम उसे पाठ्यक्रम के द्वारा ही निर्धारित करते हैं या उसका आश्रय लेते हैं। तो नागरिक शास्त्र के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, पाठ्यक्रम भी अलग अलग स्तरों में बनाया जाता है। माध्यमिक स्तर का अलग होता है, उच्च माध्यमिक का अलग होता है, प्री प्राइमरी का अलग होता है। तो नागरिक शास्त्र का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो कौन से स्टैंडर्ड से परिभाव होके निकलेगा, उसका मार्गांकीकरण करेगा, तो उसके हेतु उसमें पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना आवश्यक है। जनरली माध्यमिक स्तर आयोग जो 1952 में गठित हुई थी के अनुसार, जो 1952 में उस समय पाठ्यक्रम का जो उन्होंने अर्थ निकाला था वो इस प्रकार था कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में पारंपरिक रूप में पढ़ाए जाते हैं, जिनको इनमें अनुभव का वह संपूर्णता भी निहित होती है, जिनको बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान व शिक्षकों व छात्रों के अगणित अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम बन जाता है जो छात्रों को सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है तथा उनके संतुलित व्यक्तित्व विकास में सहायता देता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के परिभाषाओं को आगामी यानी आगे बढ़ाते हुए रुडयार्ड या क्रॉनबेक ने इस प्रकार इसको उल्लेख किया है कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में व्यापक रूप से संपूर्ण विद्यालय वातावरण निहित है। इनका कहना है कि विद्यालय में जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे वो अशैक्षणिक गतिविधियां हो, दोनों इसमें निहित है। इस वातावरण विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले समस्त कोर्स, क्रियाएं, पाठन क्रियाएं तथा समुदाय आते हैं। इस प्रकार परिभाषा के तहत पाठ्यक्रम को समझाया गया है कि पाठ्यक्रम
है क्या? पाठ्यक्रम में कौन-कौन सी बातें निहित होती हैं? पाठ्यक्रम केवल एक विषय वस्तु यानी एक किताबी कीड़ा या क्लास में पढ़ाने से ही नहीं होता है। पाठ्यक्रम के अंदर संपूर्ण क्रियाएँ आ जाती हैं आपके समावेश के अंदर। इसके अंदर आपके 3 लेवल क्लियर होते हैं, क्रियात्मक, गत्यात्मक और अ, बौद्धिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल सभी पार्ट का अध्ययन किया जाता है इसमें, तब जाके वो पाठ्यक्रम यानी वो जो विषय है वो अपने आप में संपूर्ण होता है। तो इस प्रकार ये पाठ्यक्रम की अर्थ और परिभाषा आपके सामने अभी दी है। अब हम आगे चलते हैं कि पाठ्यक्रम का महत्व क्या है? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है करिकुलम के अंदर? क्यों इसको समाहित किया गया है? क्यों उसको एक ही तार में बाँधा गया है कि आपको पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? क्यों उसको आपके स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया गया है? ये कहाँ तक महत्व रखता है हमारे जीवन में? तो इसको हम आगे लेंगे कि पाठ्यक्रम का महत्व क्या है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया में पाठ्यक्रम की अहम भूमिका होती है। इसके माध्यम से ही अध्यापक शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाने में सफल हो जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के महत्व हम निम्न बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जो बिंदु मैं ले रही हूँ वो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो पाठ्यक्रम का जो महत्व हम ले रहे हैं उसमें उद्देश्य कहाँ समाहित हो रहे हैं और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं पाठ्यक्रम के ज़रिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना व उसका सर्वांगीण विकास करना है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम एक साधन रूप में भी क्रिया करता है। शिक्षण पाठ्यक्रम के इर्द-गिर्द ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रायः प्रयोग करता रहता है कि बच्चे में किस प्रकार हम उसकी संवेदनाओं को जगाएँ, उसका सर्वांगीण विकास करें, उसके अंदर समाहित यानी बच्चा कौन-से मनोवैज्ञानिक लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं और उस मनोवैज्ञानिक लक्षण के आधार पर हम किस प्रकार से पढ़ाएँ कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो और बच्चा जो है वो संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम हो। दूसरा हमारा जो उसमें उद्देश्य आता है वो है शिक्षा प्रक्रिया के नियोजन के लिए। तो पाठ्यक्रम का महत्व इसलिए भी है कि किस प्रकार शिक्षा प्रक्रिया में इसकी प्लानिंग किया जा सके। शिक्षा की प्रक्रिया के सफल संचालन प्रक्रिया हेतु शिक्षक नियोजन की क्रिया को अपनाया जाता है। विद्यालय क्रियाओं की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यक्रम द्वारा ही निर्धारित की जाती है। जैसे मैंने कहा आपको कि जिस प्रकार एक लेयर होता है कि फर्स्ट कौन-सा, सेकंड कौन-सा, थर्ड कौन-सा, फोर्थ कौन-सा, इसी सीक्वेंस में पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि हमें कैसे मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाना है। तो ये जो ज्ञान के स्तर हैं, हमारे सूत्र हैं जो मैक्सिमा के, सूक्ष्म के सूत्र बोला जाता है, ये सूत्र के अनुसार ही काम किया जाता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर, इस प्रकार के जो सूत्र हैं वो इसमें लागू किए जाते हैं कि सरल से कठिन की ओर, निम्न से अधिक की ओर हम किस प्रकार उसका आगमन करें। तीसरा बिंदु है पाठ्यक्रम के महत्व के लिए आवश्यकता की संतुष्टि के लिए। तो व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया उद्देश्य आधारित होती है। जो भी काम करता है वो उद्देश्य आधारित ही होती है, अर्थात व्यक्ति उन्हीं क्रियाओं को करने में रुचि रखता है जिनसे उसकी आवश्यकता की संतुष्टि मिलती हो। पाठ्यक्रम बालक को वर्तमान व भविष्य दोनों कालों में संतुष्टि प्रदान करने का एक प्रभावी साधन होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कार्यकुशलता के लिए। पाठ्यक्रम के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं को सही ढंग से उद्देश्यों के आधार पर नियोजित कर लिया जाता है जिसका व्यर्थ श्रम व समय व दुरुपयोग नहीं होता। वो बालक की कार्यकुशलता में अपेक्षित वृद्धि संभव ही हो पाती है। यानी बालक लगातार उस क्रिया को करता रहता है। हमारा जो अंतिम बिंदु है वो है मूल्यांकन के लिए। यानी पाठ्यक्रम का महत्व मूल्यांकन के लिए कैसे हो सकता है? शिक्षा की प्रक्रिया उद्देश्य से प्रारंभ होकर मूल्यांकन पर समाप्त होती है। यानी शुरू में हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर उस पाठ्यक्रम को हम कक्षा में हस्तांतरित करते हैं, फिर उस अपने उद्देश्यों को जाँचने के लिए हम मूल्यांकन का उपयोग करते हैं, यानी मूल्यांकित प्रश्न पूछा जाता है। तो पाठ्यक्रम के आधार पर अध्यापक अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है। समान स्तर वाले बालकों का मूल्यांकन करने का सबसे वो सरल आधार पाठ्यक्रम ही होता है। तो बच्चे को जब तक हम पढ़ाएँगे नहीं, जब तक हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताएँगे, जब तक हम बालकों के स्तर के अनुसार, उनके आयु के अनुसार उनको उनको अधिगम नहीं कराएँगे, तब तक हम पाठ्यक्रम
तब तक हम बालकों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो एक सरल साधारण है कि बालकों को पुस्तक दीजिए, उन्हें पढ़ाएँ और उनका मूल्यांकन करें और इसके बारे में बताएँ। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम का जो महत्व है वो सारा संपूर्ण होता है कार्यक्रम का। नेक्स्ट जो हमारा है कि पाठ्यक्रम डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम और सिलेबस विषय वस्तु में क्या अंतर है? दोनों में कभी-कभी ये एक प्रश्न आ जाता है, क्या पाठ्यक्रम और विषय वस्तु दोनों एक ही हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है दोनों में अंतराधार, तो वो कैसे दूर किया जाए कि ये विषम परिस्थिति कैसे अलग हो? तो इसमें ये कहने का आधार है कि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम की व्यवहारिक रूपरेखा मात्र ही होती है, जबकि पाठ्यक्रम विस्तृत व व्यापक होता है। यानी जो सिलेबस होता है वो केवल एक रूपरेखा होती है। क्या आज ये सिलेबस हमें पढ़ाना है, या ये नागरिक शास्त्र का सिलेबस है, ये हमारा अर्थशास्त्र का सिलेबस है, ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है और हमें सिलेबस को पढ़ाना है। जबकि पाठ्यक्रम अपने आप में विस्तार और व्यापक होता है, वो सर्वव्यापी होता है। पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा इसके क्षेत्र को व्यापक और विस्तार बनाती है। तो बालक द्वारा कक्षा कक्ष के अंदर व बाहर जो भी अनुभव व ज्ञान प्राप्त किया जाता है बालकों द्वारा, उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी वो क्लास के अंदर जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है या क्लास के बाहर जाकर वो जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, दोनों में अंतर है। वो अशैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों को समाहित कर रहा है पाठ्यक्रम, जबकि सिलेबस केवल शैक्षणिक को ही समाहित करता है कि विषय वस्तु क्या है, यानी सिलेबस क्या है आज हमारा, जबकि पाठ्यक्रम अंतर और बाहर दोनों को समाहित करके चलता है। इसलिए वो बोल रहा है कि कक्षा कक्ष के अंदर वो बाहर जो भी अनुभव कहीं से भी जो बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसे हम पाठ्यक्रम करते हैं। जबकि शिक्षण की सुविधा के लिए जब वे विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे हम सिलेबस कहते हैं, यानी पाठ्य विवरण कहा जाता है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम लेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के आधार।